नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। अगर 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना रहता तो मैं आपको बताता कि 1 अगस्त आ गया है, सही से पढ़िए और एग्ज़ाम में कम दिन है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, अब तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं के बराबर में है, नहीं होना चाहिए 30 सितंबर को। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर 15 के बाद या फिर नवंबर में हो सकता है, तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। जिनका मेंस वगैरह का कमज़ोर है आंसर राइटिंग वगैरह, वो अपना मैनेज कर लें इन दिनों में आंसर राइटिंग, और जिनका आंसर राइटिंग वगैरह अच्छा है वो भी अभ्यास ज़रूर करें और साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ओके, आज वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, बारिश हद से ज़्यादा हो रही थी दिल्ली में, जिसके कारण से इंटरनेट और बिजली का कोई लेना देना रहता नहीं है। सबसे पहले यही गायब हो जाते हैं। देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ आज। तो सबसे पहले तो वायनाड को लेकर ही है। कल मैंने आपको बताया था 120, और मैंने ये भी बताया था कि जो मृत लोग हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चालू ही था। 200 लोगों तक पहुंच गया है आंकड़ा नहीं होता है। पहला मौत होता है, दूसरी मौत जो होती है वो संख्या बन जाती है। ये एक कवि का लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 200 लोगों की मृत्यु हुई है, ये केवल एक आंकड़ा डेटा नहीं है। 200 लोग गए हैं, 200 परिवार, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि गृह मंत्रालय ने एक चीज़ बताया जिसके पश्चात से विवाद थोड़ा सा बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि 23 जुलाई को हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है भारत सरकार का बना हुआ, किसको लेकर, तो लैंडस्लाइड और मौसम विज्ञान को लेकर, उसने केरल सरकार को काफ़ी कड़े शब्दों में वार्निंग दी थी कि आप सचेत हो जाइए, यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड की घटना भी हो सकती है। स्पष्ट वार्निंग दिया गया था। गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया है, तो ज़रूर इसकी क्रेडिबिलिटी होगी। गृह मंत्रालय ने उसके पश्चात बोला कि हमने और भी उसके बाद भी वार्निंग भेजा, यहाँ तक कि हमने एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना कर दिया केरल के लिए। लेकिन केरल की सरकार ने इस वार्निंग को सही तरीके से नहीं लिया, कोई इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण से इतने सारे लोगों की डेथ हुई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर केरल सरकार की बनती है, उनको इसका जवाब देना भी चाहिए। उसके अलावा और क्या न्यूज़ है, आज मुख्य न्यूज़ में हम लोग एआई मिशन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बजट में इसका एलोकेशन को बढ़ाया है। उसके साथ साथ और देखिए न्यूज़ क्या है, ये कौन है, तो ये हमास के चीफ हैं। हमास का तो नाम सुना होगा आपने। गजा पट्टी के इलाकों में सक्रिय एक ग्रुप है जो इजराइल के साथ में हथियार के साथ सशस्त्र संघर्ष में उलझा हुआ है। तो इस्माइली हनिये ये कौन थे, तो हमास के चीफ थे। ये ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे थे। हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गए, ये सारे ईरान के ही चट्टे बट्टे हैं जो जगह जगह बैठे हुए प्रॉक्सीज हैं उसके। तो हमास के चीफ तेहरान में थे, उनके घर पर बॉम्बिंग की गई और आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन पर अटैक किया और उनकी जान ले ली गई, हत्या कर दी गई उनकी। जिस समय यह हत्या हुआ उस समय भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो तेहरान में ही थे। वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नितिन गडकरी जी। हमास के जो लीडर हैं उनको मारा गया है। उसके साथ में हिजबुल्लाह क्या है, तो ये एक शिया बहुल संगठन है। इस्लाम में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं मुख्य रूप से, एक है शिया, एक है सुन्नी। दोनों ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ये सही बात है। ईरान जो है वो शिया प्रमुख देश है, हिजबुल्लाह एक शिया प्रमुख संगठन है। दुनिया का सबसे सशस्त्र संगठन में से एक है, जिसके पास किसी देश के जितना सैनिक और हथियार और साजो सामान है हिजबुल्लाह जो है, इसने गोलन हाइट्स पर अटैक किया था। गोलन हाइट्स के बारे में मैं मैपिंग करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है ये। इस पर अटैक किया और यहाँ पर इजराइल के कुछ बच्चे मारे गए। फुटबॉल का मैदान था, वहाँ पर अटैक हुआ जिसके कारण से उनकी डेथ हो गई। उसके पास से हिजबुल्लाह के कमांडर को भी बेरूत में टारगेट किया है। किसने? बेरूत में इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने, आईडीएफ ने। तो हम लोग ज़रा गोलन हाइट्स को देखेंगे। बाकी हिजबुल्लाह हमास के बारे में तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। लेबनान को देखेंगे और मैपिंग करेंगे दोनों की।
उसके साथ में जो इसरो का सिस्टम है अर्ली वार्निंग सिस्टम, और एटलस क्या बोला जाता है उसको, लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, लैंड स्लाइड एटलस, एटलस ऑफ इंडिया, ये जो है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि भूस्खलन को लेकर एटलस जो है वो क्या है। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूपीएससी के चेयरपर्सन भी बदले हैं, साथ में ही पूजा कर जो करक जी, क्या नाम था, कक्कड़ जी नाम था, उनकी जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया है यूपीएससी ने, साथ में उनको बैन कर दिया है भविष्य में कोई भी यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। आगे की कार्रवाई भी उन पर जल्द ही शुरू की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार मानसून सेशन में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाने की सोच रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक तो एक्ट है ही भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर, एक नया कोई एक्ट लाने की कोशिश कर रही, तो जब वो एक्ट आएगा तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। फिलहाल में एआई मिशन को देखिए कि क्या है ये मिशन, क्यों चर्चा में है, उसके पश्चात आगे का न्यूज़ हम लोग करेंगे। ओके, देखिए इंडिया एआई मिशन है। अगर आपको एक चीज़ और है, आंसर राइटिंग वगैरह करना हो या निबंध लेखन करना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। 70 बीपीएससी को लेकर, 71 को लेकर, निबंध लेखन को लेकर, आंसर राइटिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आंसर राइटिंग और सैटरडे को निबंध होता है। अगर ओनली निबंध ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो सप्ताह में 3 दिन आप निबंध लेखन करेंगे। सप्ताह में 3 निबंध मोर देन इनफ होता है। आप बस लिखना आना चाहिए भाई, लिखने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे करके निबंध सीखा जाता है। कोई बच्चा अगर भ्रम में हो कि मैं पीटी के बाद निबंध लिख लूँगा या डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखूँगा, तो थोड़ा सा आँख खोलिए, एक बार पानी मारिए मुंह पर, ऐसा कतई नहीं होने वाला। आप भ्रम में हैं, सपने में हैं, जाग जाइए, ऐसा नहीं होगा। आंसर राइटिंग और निबंध लेखन चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, निरंतर प्रयास के बावजूद, निरंतर प्रयास के बाद ही आप सीख सकते हैं इसको। अगर निरंतर प्रयास नहीं करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। मुझसे सीखें, कहीं और से सीखें, आपको मैं बस एक गाइड कर रहा हूँ। इंडिया एआई मिशन, भारत सरकार ने इसके लिए कई सारे बजट आवंटन किए, जिसे पैसे बढ़ा दिए गए हैं। 2024-25 में 551.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और इसके साथ ही उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की खरीद सहित एआई के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी डेवलप करेगी सरकार। एआई के क्षेत्र में हमारा देश काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा है। दुनिया के अलग अलग जो देश हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो CHINA चाइना हो, जो भी हो, इन सभी को हम टक्कर दे रहे हैं। कोशिश तो कर ही रहे हैं। हमारे जो प्रतिभाशाली युवा वर्ग हैं आईटी क्षेत्र के, वो शानदार काम कर रहे हैं कम संसाधन के बावजूद। हम बहुत देर से एआई के क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन हम शानदार कर रहे हैं, आगे और भी करने की उम्मीद है। इंडिया एआई मिशन क्या है, यहीं से सवाल पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में कि एआई मिशन क्या है भारत का, उसके बारे में लिखिए। मिशन का उद्देश्य एआई प्रणालियों के विकास और परीक्षण का समर्थन करने के लिए भारत में एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का स्थापना। क्या होगा एआई मिशन, पढ़ने की जगह पर एक बार सोचिए क्या होगा। देश में एआई को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। गवर्नमेंट तो अब कोडिंग नहीं करेगी ना, वो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, रिसर्च को लेकर कुछ बना देगी, ताकि देश में एक माहौल बन सके, इकोसिस्टम बन सके। अलग अलग प्राइवेट कंपनियां डेवलप करेंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, या नागरिक सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक अगर एआई का कुछ उपयोग होगा तो उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। यही सब चीज़ें तो होंगी इसमें। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर याद ना आए तो अपने माथे का इस्तेमाल करके पॉइंट को फ्रेम कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जल्दी याद नहीं आएगा लाइन बाय लाइन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मिशन का उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही स्वदेशी एआई तकनीक को विकसित करना। कोई भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं क्या आप, यह शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करना, जो अच्छे अच्छे प्रतिभा हैं उनको आकर्षित करना, उद्योगों को सहयोग बढ़ावा देना, प्रभावी एआई स्टार्टअप का समर्थन करना, नैतिक एआई प्रथाओं को बढ़ावा देना कि भाई स्टार्टअप कोई एआई के संबंध में बन रहा है तो उसको बढ़ावा देना, कोई एआई के संबंध में बहुत ही अच्छा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो भाई उनको प्रेरित करना कि आप देश के लिए काम कीजिए। उसके अलावा कोई उद्योग अगर एआई को डेवलप करने की कोशिश करा तो उसको सहयोग करना। यही तो सरकार का काम होता है, पेरेंटिंग करना। इसी को तो पेरेंटिंग करना कहते हैं, है ना। वित्तीय सहायता, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में 10,372 करोड़ रुपए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 10,000 से अधिक GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरीके से मान लीजिएगा क्षमता एआई के लिए कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना, शासकीय स्वास्थ्य सेवा, कृषि जैसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने वाले डेटा सेट और प्रशिक्षित 100 अरब से अधिक मानदंड की क्षमता वाले आधारभूत मॉडल को विकसित करना।
यानी कि भारतीय भाषा में हो, और सरकार की कुछ बेसिक ज़रूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे और भी कई सारी चीज़ें, एजुकेशन हो सकता है ना, जैसे सुरक्षात्मक चीज़ें हो सकती हैं, चोरी चकारी को रोकना, गाड़ी जो ट्रैफिक को वायलेट करते हैं उनको एआई के द्वारा रोकना, चोरों की पहचान करना, स्क्रीन एआई वाले कैमरे लगाकर, टोल प्लाजा पर इस तरह के टेक्निक बनाना कि वहाँ पर टोल कर्मियों को ना बैठना पड़े, है ना। तो इन सभी जगहों पर एआई का उपयोग हो सकता है, सरकार कर भी रही है। जीपीयू का महत्व क्या है, जीपीयू खरीद का महत्व देखिए। जीपीयू बड़े पैमाने पर एआई मॉडल प्रशिक्षण एवं निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है, जो उन्नत एआई अनुप्रयोग के लिए आवश्यक होते हैं। एआई का एप्लीकेशन करने के लिए हमें अधिक बड़े पैमाने पर जीपीयू चाहिए होता है, जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकें, एआई का अलग अलग जगहों पर एप्लीकेशन कर सकें। डेटा सेंटर जीपीयू, समानांतर संचालन, एआई, मीडिया एनालिटिक्स तथा 3D रेंडरिंग समाधान हेतु महत्वपूर्ण है, जिसमें मशीन लर्निंग, मॉडलिंग, क्लाउड गेमिंग ये सब चीज़ें हो जाती है। देखिए ये सब वो टर्मिनोलॉजी हैं, वर्ड्स हैं, जिनको आपको एक आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं तब जाके आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, उसका मॉडलिंग, क्लाउड गेमिंग, ये सब चीज़ें लिख देना है आंसर में। क्लाउड गेमिंग और ये सब चीज़ें भले समझ में ना आए, कुछ कुछ शब्द वैसे समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, तो आप इसको इंक्लूड कीजिएगा आंसर में। यह खरीद भारतीय स्टार्टअप को आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करेगी, जो मौजूदा बाजार में कमियों को दूर करेगी। इंडिया एआई मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं? इंडिया एआई कंप्यूटिंग क्षमता। अब देखिए इंडिया एआई मिशन के अलग अलग फैक्टर्स बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से याद कीजिएगा। इंडिया एआई कंप्यूटिंग क्षमता, जिसमें 10,000 या उससे अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा शामिल होगा। 10,000 जीपीयू तक का हम अपना क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया एआई नवाचार केंद्र, नवाचार का मतलब क्या होगा? एआई नवाचार केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेश में निर्मित लार्ज मल्टी मॉडल एलएलएम तथा डोमेन विशिष्ट बुनियादी मॉडल के विकास और तैनाती में सहयोग प्रदान करेगा। एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो आप अभी फेसबुक अगर आप चलाते हैं क्या? मैं भी नहीं चलाता हूँ, लेकिन उसका मैसेंजर कल ही मैंने इंस्टॉल किया है। क्या है उसमें? तो मेटा, इंस्टाग्राम पर भी उसने वो फैसिलिटी दी है, व्हाट्सएप पर भी दिया है, आपने देखा होगा मेटा ने। तो उसमें क्या है, तो LLM-3 लिखा हुआ आएगा अगर आप मेटा का एआई वाला वर्जन खोलेंगे तो। चैट जीपीटी है वो भी LLM-3 का उपयोग करता है, लेकिन मेटा जो है वो LLM-4 बनाने जा रही है, बना लिया है उसने, अब उसका उपयोग भी शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो आप इनपुट देते हैं कि क्रिएट पोस्टर जिस पर लिखा हो BPSC, इस तरह का इनपुट देते हैं ना आप, तो ये LLM में ही दिया जाता है। LLM वही मॉडल होता है जो चैट जीपीटी और ये सब एआई वगैरह में आप यूज कर रहे हैं अभी। इंडिया एआई डेटा सेट मंच स्थापित किया जाएगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी होगा कि भाई एआई के लिए एप्लीकेशन डेवलप हों। इंडिया एआई फ्यूचर के स्किल, जो छोटे शहरों में डेटा सेंटर और एआई लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें पढ़कर लगता है कि भारत तो एआई में बिल्कुल ही क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन स्किल इंडिया सेंटर आपके शहर में कहाँ पर है आपको पता है? वो भी पूरे देश भर में स्थापित किए गए थे, नहीं पता होगा आपको। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, एआई इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। सुरक्षित और भरोसेमंद एआई बनाने का भी एक तंत्र रखा गया है इसमें। तो इंडिया एआई मिशन के सब अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिसके बारे में आपको आंसर राइटिंग अगर आंसर में पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं इंडिया एआई मिशन के। फैक्टर का मतलब होता है कारक कौन कौन से हैं भाई, उनमें क्या क्या करना चाहती है सरकार, किन किन क्षेत्रों में काम करेगी। तो एआई मिशन बीच में लिख दीजिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनको लिखना पड़ेगा आपको, और इसी प्रकार से एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा इन्हीं शब्दों में। भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विभिन्न क्षेत्रों में अपनाना। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की राष्ट्रीय एआई मिशन जो है, ये सभी क्षेत्रों को लगभग में जोड़ने की कोशिश करती है। उद्योग की भी बात करती है ये, एप्लीकेशन की भी बात करती है ये, साथ में फंडिंग की भी बात करती है। उसके अलावा देश में एआई इकोसिस्टम और एआई लैब्स की भी बात कर रही है। डेटा एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करना। क्लाइव हम्बी का यह कथन है कि डेटा नया तेल के समान मूल्यवान संसाधन है। डेटा नया तेल है, डेटा इज ए न्यू फ्यूल। डेटा है, डाटा क्या है? आपका फोटो, वीडियो, आपके इंटरेस्ट, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं,
किस तरह के पोस्ट पसंद हैं, किस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी पसंद हैं कि मोदी जी पसंद हैं, ये सब आपका डेटा है। आपकी पसंद नापसंद, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सा ब्रांड सही लगता है, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सब आपका डेटा है जो करोड़ों की वैल्यूएशन है इसकी। इसी का आधार पर आपको ऐड दिखाए जाते हैं, कस्टमाइज ऐड, और ये काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर्स हो गए, फ़ोन नंबर के बारे में बताया ही था मैंने आपको, आपका एड्रेस हो गया, किस जगह पर रहते हैं, सब कुछ है ना। कंपनियां मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने, परिचालन सुधार लाने, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई संचालित विश्लेषण का लाभ उठा रही हैं। आपकी एक प्रोफाइलिंग तैयार की जाती है, कितनी बार मैंने बताया है, उसके आधार पर आपके पूरे व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। जैसे आप दिन भर में 4 मोदी जी के पोस्ट लाइक करते हैं, और तो उससे ये पता चलेगा कि भाई ये आदमी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को समर्थन करते हैं। कोई गलत नहीं है उसमें, बीजेपी का समर्थन करना कोई गलत है क्या। और मान लीजिए कोई और है जो कांग्रेस के 4 पोस्ट को लाइक करता है, तो पता चलता है कि भाई ये आदमी कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले हैं। जिसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नासकॉम द्वारा शुरू किया गया एआई फॉर कार्यक्रम, ऑल कार्यक्रम जैसी पहलों का समर्थन भी प्राप्त है। एआई फॉर ऑल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी से, यानी कि नासकॉम। नासकॉम क्या है भाई, तो सॉफ्टवेयरों का एक तरीके से संघ है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनियां, उद्योग, उनके एम्प्लॉय, इन सब को मिला दीजिए तो इन्हीं सब के लिए काम करने वाली एक संस्था है नासकॉम। ये क्या काम करती है, इसका ये क्या है, तो एआई फॉर ऑल कार्यक्रम, ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नासकॉम के द्वारा शुरू किया गया है, नासकॉम। सरकारी पहल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, एआई, जीआई क्लाउड, मेघराज, साथ ही भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जैसी पहल सभी क्षेत्रों में एआई को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुसंधान और विकास किया जा रहा है, आईआईटी, आईएसआई, आईआईएससी, इन सभी जगहों पर एआई के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लस्टर, सहायक नीतियां, शोध संस्थान, एआई प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग जैसे कारकों के कारण भारतीय शहर में एआई क्लस्टर उभर रहे हैं। जो हमारे बड़े बड़े आईटी सिटी है वहां पर एआई के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और कंपनियां खुल रही है, जहां पर देख सकते हैं कि यहाँ 2000 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप हैं। साथ ही वार्षिक आईटी निर्यात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है। भारत में एआई बाजार निवेश के अवसर भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें चूँकि काम हो रहा है इसलिए निवेश भी उनमें आकर्षित हो रहा है। एआई मिशन क्या है, उसके घटक कौन कौन से हैं, क्या भारत सरकार करने के प्रयास कर रही है, भारत में एआई को लेकर वर्तमान में क्या काम हो रहा है, इन सब का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब आपसे उम्मीद है कि आप इस पर एक सवाल बनाइए कि एआई मिशन क्या है, भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है। इसको लिखने की ज़रा कोशिश कीजिएगा, देखकर लिखिएगा, दिक्कत हो तो लिखिए, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना लिखने में, लेकिन नहीं लिखेंगे तो ये दिक्कत बरकरार ही रहेगा। डरिए मत, कोई गलत नहीं होता है किसी का उत्तर, कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है गोलन हाइट्स के बारे में। गोलन हाइट्स के बारे, इसके पश्चात हम लोग इंडियन एयरफोर्स, ये आज तक का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज आयोजित करवाने जा रही है, जिसके बारे में क्या मैंने आपको बताया था इससे पहले, बिल्कुल बताया था, जून 2024 ईस्वी में बताया था, जब इसकी शुरुआत हो रही थी, कि मैंने बताया था कि अगस्त में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखते ही देखते अगस्त आ गया बंधुओं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, पहले गोलन हाइट्स को समझते हैं, उसके पश्चात उस पर चलेंगे अभ्यास पर। गोलन हाइट्स एक सीरीज है नेटफ्लिक्स की, काफ़ी पहले की है, द स्पाई। आज तक के दुनिया के सबसे शानदार जासूस, एलन कोली नाम था शायद उनका, एलन कोली इजरायली जासूस थे, जिनकी कहानी है, जो सीरिया में एक बहुत बड़े पद तक पहुंच गया था। बाद में जब उसके पकड़ा गया तो बहुत ही बेदर्दी तरीके से मारा गया था उसको, एलन कोली। उसमें गोलन हाइट्स की कहानी देखेंगे, कैसे गोलन हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा किया था। ये गोलन हाइट्स जो है विवादित क्षेत्र है सीरिया और इजराइल के बीच में, लेकिन इजराइल का इसके काफ़ी बड़े हिस्सों पर आधिपत्य स्थापित है। ये वेस्ट बैंक का इलाका है। ये अब सी ऑफ मरमरा दिख रहा होगा आपको, सॉरी मृत सागर, सी ऑफ मरमरा तो यहाँ बॉस्फोरस की जलसंधि के पास में है। ये कौन सा है, तो मृत सागर, मृत सागर इसको कहा जाता है। मृत सागर के पश्चिमी तट पर वेस्ट बैंक है। ये फिलिस्तीन बहुल है, अरब, इजराइल में अरब बहुल लोगों का है।
और ये है गजा पट्टी, यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है आपको, ये गजा पट्टी जहाँ पर अभी भीषण संघर्ष चल रहा है। अभी ये इलाका शांत है, ये इलाका शांत है, यहाँ पर भीषण संघर्ष चल रहा है। अभी मैं आपको लेबनान का ही मैप दिखाऊंगा जो ये है। इसी गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह के द्वारा, जैसा आरोप है, यहाँ पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह कोई देश नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ी संगठन है, आतंकवादी संगठन है जिसको ईरान समर्थन करता है। वो इतनी बड़ी है कि लेबनान की सेना भी उनसे डरती है। लेबनान की सेना ज़्यादा लेबनान में रहने वाले एक ग्रुप की ताकत है। तो आप लेबनान देश की हालत समझ जाइएगा। तो ये जो है, इन्होंने गोलन हाइट्स पर यहाँ पर अटैक किया, जिसके पश्चात से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। अगर आप इसका देखें किन किन देशों से सीमा लगती है गोलन हाइट्स की, तो ये सीरिया है, सीरिया के साथ और इजराइल के बीच में ये जो है गोलन हाइट्स आती है। और कौन कौन से देश हैं? ये बेरूत, ये लेबनान हो गया, लेबनान हो गया, ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, जॉर्डन हो गया, ये इजराइल हो गया। इन सभी से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमा लग रही, यहाँ पर लग रही, यहाँ पर लग रही, यहाँ पर लग रही। ये जो गोलन हाइट्स है, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन के देशों की सीमा पर स्थित है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच विवादित क्षेत्र है। गोलन हाइट्स के पूर्व में सीरिया, पश्चिम में इजराइल है। गोलन हाइट्स के उत्तर में लेबनान, दक्षिण में जॉर्डन है। गोलन हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज़्यादा बस्ती हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। इजराइल ने 4 जून 1967 को सीरिया के 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहाँ रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया 1973 में युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी। 1974 में दोनों देश ने इलाकों में युद्ध विराम लागू करवा दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 से युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी 1981 ईस्वी में। गोलन हाइट्स पर यहूदियों को 30 से ज़्यादा बस्ते, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं गोलन हाइट्स के इलाकों में। राजनीतिक महत्व क्या है? गोलन हाइट्स की चोटी से दक्षिण सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क पर नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों इलाकों यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की ही दूरी पर है। स्ट्रैटेजिक रूप से शानदार लोकेशन है इसका। गोलन हाइट्स सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करता है। गोलन हाइट्स सूखे इलाके के पानी का मुख्य स्रोत भी है। गोलन हाइट्स से होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन नदी में जाकर मिल जाती है, जो इजराइल के लिए 1/3 पानी का ज़रूरत पूरा करता है। इसलिए इजराइल इसको कब्जा करके रखा हुआ है कि किसी और देश का इस पर कब्जा हो गया तो इजराइल की पानी रोक देगा वो। अब आप समझे इसका महत्व, क्यों इजराइल इसको लेकर इतना क्रांतिकारी बना हुआ रहता है। गोलन हाइट्स की ज़मीन उपजाऊ है, अंगूर और मेवे की खेती होती है, और इजराइल का इकलौता स्की रिसॉर्ट भी यहीं पर आपको मिलता है गोलन हाइट्स पर। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा गोलन हाइट्स के बारे में। और अब ज़रा लेबनान का देख लीजिए। लेबनान है ये लेबनान है, ये लेबनान है। इसकी राजधानी बेरूत है। बेरूत शहर वो है जो 12 बार से ज़्यादा तबाह हो चुकी है अब संपूर्ण रूप से। जैसे दिल्ली 7 बार तबाह हुई है, 7 बार या 6 बार है दिल्ली का, बेरूत जो है ये 12 बार तबाह हुआ है। बेरूत ये लेबनान हो गया। इसकी सीमा सीरिया से और इजराइल दो ही देशों से लगती है। जल के बाद यहाँ पर साइप्रस देश आपको दिख सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा लेबनान के बारे में। और वेस्ट बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये जॉर्डन है। इजराइल की सीमा किससे किससे लग रही? तो इजिप्ट से लग रही, जॉर्डन से लग रही, सीरिया से लग रही और लेबनान से लग रही है। मैपिंग से सवाल पूछा जाएगा आपसे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आज के न्यूज़पेपर में वो है कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रीति सूदन को अपॉइंट किया गया है यूपीएससी चेयरपर्सन के रूप में। राष्ट्रपति महोदया ने अपॉइंट किया है। आर्टिकल 316 के तहत में राष्ट्रपति महोदय ने इनको अपॉइंट किया है। रिटायर्ड आईएएस थे, लेकिन अब इनको यूपीएससी चेयरपर्सन की उपाधि दी गई है, महत्व इनका रोल दिया गया है। अब इनका बहुत ही बड़ा सा योगदान होना चाहिए और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों है? यूपीएससी के साख पर पहली बार सवाल उठा है, वो भी गंभीर सवाल है। रिटायर्ड आईएएस की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो उसकी जो प्रेस्टीज था, उसका जो इज्जत था, उसको फिर से कायम किया जाए। और वो जो पूजा कक्कर, पता नहीं क्या क्या नाम है उनका, भूल जाता हूँ, उनका विवाद है, उनको निपटा तो दिया ही गया है, उनका कैंडिडेचर रद्द हुआ है। लेकिन साथ में सबसे पहली चीज़ जो अब यूपीएससी को करना चाहिए वो है ये, कैसे उसका फर्जी और प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट को स्वीकारा गया, प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट को स्वीकारा गया। जब पुणे की पुलिस उस हॉस्पिटल के एड्रेस पर गई तो वहाँ पर गोदाम थे, हॉस्पिटल तक नहीं है। कैसे यूपीएससी ने
कैट में गई, पहले उस मेडिकल सर्टिफिकेट को अवैध बोला, फिर बाद में उसको वैध बोलकर कैसे स्वीकार कर लिया गया, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। साथ में आज के न्यूज़पेपर में ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर जो नॉर्म्स हैं अब उनको कठिन करने जा रही है। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना अब बहुत मुश्किल होने वाला है। इतने सारे फर्जी विकलांग निकल कर आए हैं आईएएस के एग्ज़ाम के कंट्रोवर्सी के बाद से कि अब भारत सरकार ने बोला है कि हम आने वाले कुछ दिनों में विकलांगता प्रमाण पत्र उतना आसानी से नहीं देंगे, प्रॉपर जांच पड़ताल होगा, उसके बाद ही हम दे सकते हैं। और ये सही चीज़ भी है, क्योंकि ये हक मार ले जाते हैं उन विकलांग बच्चों के, दिव्यांग बच्चों के, सॉरी बार बार विकलांग बोल रहा था, उन दिव्यांग बच्चों के जो वाकई इसके हकदार हैं। इतने अमीर लोग उनका हक मार ले जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने बोला है कि हम जल्द ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर जो नॉर्म्स हैं, नियम कानून हैं, उनको कड़े करने जा रहे हैं। आसान नहीं होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन जी का। और आर्टिकल कौन सा, तो 316। देखिए 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में है यूपीएससी, और 316 में है कि 316A में है कि किस प्रकार से इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। इससे पहले कौन थे, तो मनोज सोनी जी थे, जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईएएस अफसर प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है न्यूज। अगला न्यूज है कि वायनाड रैंक 5th इन केरलाज ऑन इसरो लैंडस्लाइड एटलस। लैंडस्लाइड जो इसरो का है एटलस, उसमें वायनाड का रैंक 5वां है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल में से। वायनाड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसरो का एटलस जो है उसमें उसका 5th रैंक है। 2023 के आधार पर इसरो ने 5th रैंक पर रखा हुआ है इसको। और 2024 के 23 जुलाई को गृह मंत्रालय की तरफ से केरल गवर्नमेंट को वार्निंग भी दी गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम सिक्किम में भी है और केरल के भी कई सारे जगहों पर इंस्टॉलेशन किया गया था। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो भारत सरकार का था उसने अपना काम किया और वार्निंग दी गई थी कि कृपया करके आप सचेत हो जाएं। एनडीआरएफ टीम को भी भेज दिया गया था क्योंकि वहां पर हद से ज़्यादा खतरा बन रहा था। अब एक चीज़ है कि अगर ये 5वें स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है सबसे ज़्यादा, तो रुद्रप्रयाग उत्तरांचल लिखा है। उत्तराखंड नाम कब का पड़ गया, उत्तरांचल लिख रहा है। ये रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड का है उसको पहला स्थान दिया गया है लैंडस्लाइड को लेकर वल्नरेबिलिटी में। किसके द्वारा, इसरो के लैंडस्लाइड एटलस के द्वारा। इसरो का जो 2023 का सैटेलाइट बेस्ड डेटा है उसके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। हम इसरो की उस प्रणाली को पढ़ेंगे, देखेंगे किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिलों को लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित किया गया है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा खतरा है इसका, किन राज्यों में है, इस आधार पर हम लोग देखने वाले हैं इसको। उसके अलावा और क्या कहा गया है कि कैग के रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि हाल के दिनों में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, डिफॉरेस्टेशन किया गया है। उसके अलावा एक और न्यूज़ सामने आ रहा था कि अरब सागर जो है, अरब सागर ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। इसके गर्म होने के कारण से क्या हो जाएगा भाई, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जिसके कारण केरल में वर्षा होती है वो अपना जल ग्रहण क्षेत्र में अरब सागर भी है। तो अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। अगर वाष्पीकरण तेज़ी से होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा बनेगा। जो हवाएं आएंगी उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा आर्द्र होंगी। फिर बारिश की संभावना है, वर्षा की जो इंटेंसिटी है और जो मात्रा है, क्वांटिटी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ जाएगी, जिसके कारण से थोड़े समय में ही काफ़ी भीषण स्तर की वर्षा हो सकती है। तो यानी कि अरब सागर जलवायु परिवर्तन के कारण से अरब सागर की जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। और उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण से आपने देखा होगा कि पहले केवल बंगाल की खाड़ी में हमें साइक्लोन देखते थे, लेकिन अब हम अरब सागर में भी साइक्लोन देखते हैं, गुजरात में भी साइक्लोन बार बार आते हैं। और उसका एक और परिणाम ये हुआ है कि मानसून के दौरान रेनफॉल जो है वो केरल जैसे राज्यों में और भी ज़्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, जिसके कारण से आर्द्रता बढ़ जाती है, हवाएं और भी ज़्यादा आर्द्र हो जाती हैं और थोड़े समय में भीषण वर्षा देखी जाती है। तो अरब सागर के हीट बढ़ने के कारण से और उसके अलावा और जो कारण मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन, ये सब मैन मेड कारण है। जलवायु परिवर्तन में मानव का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आपको पता चल रहा है कि कहाँ का प्रभाव कहाँ पर पड़ सकता है। सच ही कहा था हमारे ऋषि मुनियों ने कि पृथ्वी पर अगर कोई तितली पंख हिला रही है बिहार में, तो उसका प्रभाव अंटार्कटिका के बर्फ़ पर भी पड़ता है। हमारे जो हिमालय के निवासी हैं वो बोलते हैं कि हिमालय में आपको ज़ोर से बोलना भी नहीं चाहिए। वो इसी कारण से बोलते, क्योंकि उनको पता था कि इंटेंसिटी बहुत तेज़ होती है, किस चीज़ का प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लैंडस्लाइड के रूप में देखने को मिल सकता है। इसको लिखिएगा उदाहरण सहित, ठीक है। चलिए इसरो का लैंडस्लाइड एटलस देखते हैं और एयरफोर्स का अभ्यास को देखते हैं। एक छोटा सा डेटा है यहाँ पर, अगर आप एनसीईआरटी में यूज़ करना चाहें। 1950 में 1811 स्क्वायर किलोमीटर में था। वायनाड में कई सारे सेंचुरीज, जो अब घटकर 2021 में 863.86 स्क्वायर किलोमीटर में हो गया है। कैग की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि काफ़ी बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन और जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और सेंचुरी रिजर्व हैं उनमें पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसका हमें भुगतान करना पड़ा है 300-200 लोगों की जान देकर। तो नेचर के साथ छेड़छाड़ कभी भी अच्छा नहीं होता है। देखिए क्या है इसरो का, क्या है प्लान और क्या है एटलस। वहाँ से सवाल बनेगा, आपको उसको हल करना पड़ेगा, हो सकता है पीटी एग्जामिनेशन में, तो ज़रा उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या है इसरो का लैंडस्लाइड एटलस है। इसको पहली बार वैज्ञानिकों ने देश का लैंडस्लाइड एटलस बनाने हेतु 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 17 राज्य हो गए बंधुओं, और 2 यूटी, ठीक है, 147 जिलों में 1998 से वर्ष 2022 के बीच रिकॉर्ड किए गए 80,000 भूस्खलन की घटनाओं पर आधारित जोखिम का आकलन किया है। 80,000 लैंडस्लाइड की घटनाओं का 1998 से लेकर 2022 के बीच में लगभग में 24 सालों में जितने भी लैंडस्लाइड हुए उन सभी के आधार पर उन्होंने एक एनालिसिस करके एक एटलस तैयार किया था। एटलस क्या होता है भाई, आपके पास भी एटलस होगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस होता है, ऑक्सफोर्ड का ही लीजिएगा, सबसे शानदार होता है। उसमें क्या होता है, मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उसके अलावा रिवर्स के बारे में होते हैं, माउंटेन्स के बारे में होते हैं, फ्लोरा एंड फौना का भी होता है। एटलस का जो है उनको उल्टा कर देखिए, उसमें और भी कुछ रहते हैं अंत में। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2013 में केदारनाथ आपदा, 2011 में सिक्किम भूकंप के कारण हुए भूस्खलन जैसी सभी मौसमी घटनाओं आधारित भूस्खलन का मानचित्रण करने हेतु इसरो का उपग्रह का उपयोग किया गया है। अखिल भारतीय भूस्खलन डेटाबेस भूस्खलन को मौसम 14-17 मानसून मौसम घटना आधारित मार्ग आधारित रूट बेस 2000 से 2017 में वर्गीकृत किया गया है और इन्हीं सब के आधार पर एक एटलस तैयार किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसरो हमारे लिए आपदा प्रबंधन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, चाहे वो पूर्वानुमान करना हो किसी भी चीज़ का, मौसम का, साइक्लोन का, चाहे वो लैंडस्लाइड एटलस बनाना हो, चाहे वो पहाड़ों में हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर लेक की पहचान करनी हो, इन सब में इसरो की अहम भूमिका है। तो आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या योगदान है, कम शब्दों में स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। मुख्य बिंदु क्या है, उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में दौरान भूस्खलन सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन 24 सालों में सबसे ज़्यादा यहीं पर हुई है। मुख्य रूप से आपके हिमालयन राज्य और पश्चिमी घाट में आपको केरल राज्य दिखेगा। महाराष्ट्र में भी हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड देखा गया है, लेकिन महाराष्ट्र में पहाड़ से ज़्यादा डैम के कारण हुए हैं। कोयना डैम टूटने कारण से हुए थे, कोयना रिवर पर जो डैम है उसके कारण से हुआ था पिछले साल, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सर्वाधिक भूस्खलन वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान मिजोरम का था, जिसमें पिछले 25 वर्षों में 12,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। केवल वर्ष 2017 में 8,000 घटनाएं मिजोरम में हुई थी। मिजोरम के बाद उत्तराखंड, फिर केरल का स्थान आता है। उत्तराखंड में 11,219 और फिर केरल का स्थान आ जाता है।
जोशीमठ में रिकॉर्ड की गई हाल की भू अधोगलन की घटनाओं से भूस्खलन के प्रति उत्तराखंड की उभेदता को उजागर किया है। अत्यधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिले वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 16 जिले, केरल में 14, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में प्रत्येक में 13 जिले हैं। अगर जिलों के आधार पर देखेंगे तो 16 जिले अरुणाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर खतरा रहता है, केरल के 14 और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 13 जिले ऐसे हैं। हिमाचल, असम, महाराष्ट्र प्रत्येक में 11, मिजोरम में 8, नागालैंड में 7, महाराष्ट्र में आ गया ना। देश में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल क्षेत्र जिलों में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन का खतरा है। अभी मैंने आपको रुद्रप्रयाग के बारे में बताया कि पहले स्थान पर आता है ये भूस्खलन है। तो भारत की भेद्यता क्या है? भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन प्रवण देशों में गिना जाता है। दुनिया में हम 5 जो सबसे खतरनाक देश है लैंडस्लाइड के लिए, उनमें से हम एक हैं बंधुओं। इसलिए अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका खतरा है और इसीलिए आपको इस तरह के उपाय भी भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार ने शानदार प्रयास किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया। यहाँ पर सीधा सा देखा जा सकता है किसकी लापरवाही से 200-300 लोगों की जान चली गई है और जवाब देना चाहिए। 200 लोगों की जान मजाक नहीं होता है। किसी विकसित देश में अगर 2 लोगों की जान चली जाती है तो सरकारें इस्तीफा दे देती हैं। अपने यहाँ पर कोई क्रेडिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है, बस क्रेडिट लेने आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। IAF का, इंडियन एयरफोर्स का शानदार सा ऑर्गेनाइज करने वाली है क्या? तो अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास अपने देश स्तर पर, जिसमें 30 देश शामिल होने वाले हैं और कई 100 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे और शानदार ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखिए क्या है ये न्यूज़, देखिए क्या है कि IAF लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति टू सी पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 150 एयरक्राफ्ट। आपको पता होगा कि UPSC PT 2024 एक सवाल पूछा गया था सेना के एक्सरसाइज से और एक सेना के ऑफिसर्स की मैच करने के लिए दे दिया था कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर और आर्मी का ऑफिसर और इंडियन नेवी का ऑफिसर, इनकी रैंक को बराबरी कीजिए। तो यानी कि आर्म फोर्सेस से UPSC ने इस बार PT में सवाल पूछ लिया। कभी अभ्यास नहीं पूछती थी, इसी बार पूछ लिया है। तरंग शक्ति अभ्यास में कितने देश शामिल होंगे बंधुओं? तो इसमें देखिए आज के जो न्यूज़पेपर में है उसके हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं तो न्यूज़पेपर में अभी तक जो है उम्मीद की जा रही कि और भी देश शामिल होंगे। इन्विटेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 51 कंट्रीज, 51 देशों को भेजा गया है, लेकिन वर्तमान में इतना कंफर्म हो गया है कि 10 देश पार्टिसिपेट करेंगे और 18 देश ऑब्जर्वर के तौर पर भाग लेंगे। करीब में 30 देश ऐसे हैं जो शामिल हो रहे हैं अभी के हिसाब से। 51 देश तक हो सकते हैं। इन्विटेशन तो कई सारे देशों को भेजा गया है, लेकिन दुनिया में माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कई सारे देश आने से घबरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है और कितने एयरक्राफ्ट होंगे तो करीब में 150 से 200, अगर पार्टिसिपेंट बढ़ते हैं तो 200 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं इसमें। अगला देखिए क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। भारत अगस्त 2024 में तरंग शक्ति 2024 नाम का अपने पहले बहुराष्ट्रीय बहु अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें 10 देश भाग लेंगे, कुछ अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में होंगे। 10 देश पार्टिसिपेंट हैं, 18 ऑब्जर्वर हैं अभी के हिसाब से। देखिए जब से ये शुरू होता है तब फिर क्या होता है वो उस समय क्लियर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण दक्षिण भारत में, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में होगा। पहले हम दक्षिण में हिंद महासागर में करेंगे, फिर हम पश्चिम क्षेत्र में करेंगे पाकिस्तान के साथ अरब सागर में। ओके, इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका भाग लेने की उम्मीद है। जर्मनी A400M विमान का प्रदर्शन करेगा। इसे भारतीय वायुसेना के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और हो सकता है कि भारत सरकार इसको जर्मनी से फाइटर जेट को खरीदे, क्योंकि इसे मध्यम विमान मांग करने वाली वर्तमान खुली निविदा के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में माना जा रहा है, इसलिए वो अपना प्रदर्शन करने भी आएंगे। हाल ही भारतीय वायुसेना ने अलास्का में 4 से 14 जून 2024 तक वायु अभ्यास रेड फ्लैग 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? रेड फ्लैग 2024 अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया। दूसरे संस्करण भाग लिया है। भारतीय राफेल विमानों ने सिंगापुर अमेरिका विमानों के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। इन मिशनों में बड़े सैन्य अभियानों के हिस्से के रूप में आक्रामक जवाबी हवाई वायु रक्षा भूमिकाओं में दृश्य सीमा से परे, यानी कि विजुअलिटी से दूर, जहां पर दिख नहीं रहा है, ऐसी सीमा से परे हथियारों और अभ्यासों को कंडक्ट करवाया गया। कहाँ पर? तो रेड फ्लैग 2024 में, और सिंगापुर में भी हुआ है। सभी जगहों पर हमारी सेना भाग लेने गई हुई थी, इंडियन एयरफोर्स। रेड फ्लैग 2024 कहाँ पर? अलास्का अमेरिका। कब? तो जून 2024 में। मंथ भी याद रखिएगा,
ये पूछा जाएगा कि हाल ही में जून 2024 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया एयर अभ्यास जहाँ पर भारतीय सेना भाग लेने गई थी। तो कहाँ पर हुआ है? अमेरिका के अलास्का के रीजन में। और जर्मनी का A400 विमान है। A400 विमान कहाँ का है? तो जर्मनी का है, जर्मनी का है ये। और अभी हम कहाँ पर करेंगे इसको? तो पहले हम करेंगे कहाँ? तो दक्षिण भारत में, दक्षिण के इलाकों में, भारत के दक्षिण के जलीय क्षेत्र में। अगर ये भारत है तो यहाँ पर करेंगे, फिर हम यहाँ पर करेंगे दूसरा फेज इसका। ओके, कितने देश भाग ले सकते हैं? 51 को इनविटेशन दिया गया है। वर्तमान में भी 28 से 30 के करीब में कन्फर्म हो चुका है। आज का न्यूज़पेपर वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। एक ऊर्जा के साथ पढ़िएगा। पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है जीवन में। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता जाता है। आप अगर अपने लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका शरीर खिलेगा, अच्छा बनेगा। और अगर दिन भर मनहूसियत करते रहेंगे, सैड सॉन्ग सुनते रहेंगे तो वैसा ही जीवन हो जाता है। हमारे न्यूरॉन्स ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम गलत सोचते हैं तो उनको लगता है कि हम गलत चाह रहे हैं अपने लिए, और आपके इर्द गिर्द वैसा ही कंडीशन बनने लग जाता है। आपकी एक्टिविटीज़ वैसी ही हो जाती है, न्यूरॉन्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। पढ़िएगा अच्छे से।